इसीलिए आज जब मैं आपके बीच खड़ा हूं, ये इतिहास का एक शानदार संयोग है। इतिहास का शानदार संयोग ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आदरणीय महिला को, मैं हर महिला का दिल से सम्मान करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की एक आदरणीय महिला के गले में मंगलसूत्र डाला। उस महिला का नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। जय हिंद साथियों, पूर्व पश्चिम के इस मंच पे आपका स्वागत है। दिल्ली के उत्तर पूर्वीय संसदीय सीट से आज कन्हैया कुमार ने अपना नामांकन भर दिया है और जिस लाव लश्कर के साथ उन्होंने नामांकन भरा है उनका अंदाज भी बहुत निराला था। अब हुआ क्या कि जब इनका नाम घोषित किया गया कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट दी गई है, तो मैं भी थोड़ा अचंभित हुआ कि ये बिहार की राजनीति करने वाले कन्हैया, जिनका नाम चल रहा था कि आने वाले समय में ये बिहार में एक बड़ी भूमिका भी निभाएंगे और लालू प्रसाद यादव इनसे बहुत तंग हैं कि कन्हैया वहाँ पे आ रहे हैं, एक पॉपुलर चेहरा बिहार में उभर रहा है कांग्रेस के तरफ से, तो उस बात को लेके लालू काफ़ी विचलित दिखाई दे रहे थे। और अब जब उनको दिल्ली की ओर उनका कूच करा दिया गया, उन्हें दिल्ली की टिकट दे दी गई, तो फिर यहाँ पे कुछ विश्लेषक ऐसे बोल रहे थे, कुछ लोगों के तरफ से ये सुनने को मिल रहा था कि एक तरह से कन्हैया को बिहार से बाहर का रास्ता दिखवाने में लालू सफल रहे हैं। खैर, ये तो बात हो गई बिहार की, ये तो समय बताएगा कि क्या है। जो आज दिल्ली से चुनाव लड़ रहा है उसको बिहार जाने में कितना समय लगना है। जैसी परिस्थितियाँ होंगी, जैसी संभावनाएं होंगी, उसके अनुसार हमें देखने को भी मिल जाएगा आने वाले समय में कि क्या होता है। और जिसके साथ जो होना होता है, जिसे जो मिलना होता है, उसे कोई कितना ही जोर लगा ले, किसी के रोके वो बातें रुकती नहीं है। तो खैर, अभी हम बात करते हैं आज जो कन्हैया ने अपना नामांकन भरा है उसके बारे में। जो उन्होंने अपना नामांकन भरा है, तो जब उनके नाम की घोषणा हुई तो उनके नाम की घोषणा होने के बाद उनका भारी विरोध भी हो रहा था। और ऐसा सुनने को मिला कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी रही हैं, उनके बेटे संदीप दीक्षित ने भी कुछ बदसलूकी करी, जो कि एक अशोभनीय व्यवहार है। जो इतने पुराने कांग्रेसी हैं और इतनी बड़ी नेता के जो बेटे हैं, इस तरह का व्यवहार उन्हें शोभा नहीं देता अगर उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि जब कन्हैया से पूछा तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी बात करते हैं सरदार जी अपने लवली जी की। तो अरविंदर सिंह लवली जो हैं, ये पहले ही भाजपा यात्रा करके आ चुके हैं बीच में। उसके बाद पता नहीं इन्हें क्या हुआ, इन्हें थोड़ा लगा कि हवा का रुख फिर से कांग्रेस की ओर हो रहा है, तो इन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब ये दल बदलू जो सरदार जी हैं, ये इस फिराक में थे कि इन्हें फिर से टिकट मिल जाए और इस बार विधायक की नहीं, सांसद की सीधी टिकट मिल जाए। अब इनको ये सोचना चाहिए कि सरदार जी जो अपने अरविंदर सिंह लवली हो गए, उसके बाद संदीप दीक्षित के लिए भी मैं सम्मान के साथ ये बात बोलना चाहूँगा, और साथ में और भी जो विधायक कभी रहे हैं या विधायक के प्रत्याशी रहे हैं, उनको एक बात अपने आप से पूछनी चाहिए कि क्या वो विधानसभा में अपनी सीट निकाल पाए। विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें वो विधायक का चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्हें संसद में बैठने के लिए सांसद का टिकट चाहिए। तो यहाँ पे सोचने की बात ये है कि कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी को एक फाइट देने जा रही है, और कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर बीजेपी 50% सीट्स ना ला पाए। क्या पता कांग्रेस बीजेपी को इस बात में रोकने में सफल हो भी पाए। तो खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में है, 4 जून को हम सबको पता चल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस जो ये फाइट दे पाने की स्थिति में आज आई है बीजेपी को, उस बीजेपी को जिसके अहंकार का कोई छोर अब हमें दिखाई नहीं दे रहा आज की डेट में, तो उसका कारण ये है कि कांग्रेस ने इस बार जो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करी है वो काफ़ी सोच समझ के जारी की है। मंझे हुए चेहरों को उन्होंने जगह दी है अपनी इस सूची में। इस तरह के लोगों को अवसर दिया है जिनसे जो एक नए चेहरा है, नई ऊर्जा से लवरेज है, और ऐसा हम कह सकते हैं कि उनसे उम्मीद की जा सकती है कि कुछ नया उनके पास है जनता के बीच लेके जाने को। और कन्हैया कुमार उस सूची में ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा कि टॉप पे हैं। कन्हैया कुमार एक युवा चेहरा है,
और इस युवा चेहरे को जब हम देखेंगे, इनके जब पुराने वीडियोस देख लेते हैं, आज मैं देख रहा था इनका पुराना वीडियो 2016 का, जिसके आधार पे इन्हें कहा गया कि जेएनयू में इन्होंने भाषण दिया और आज़ादी की बात करी। तो मैंने उस भाषण को ध्यान से सुना। हाँ, कन्हैया ने आज़ादी मांगी है, लेकिन उन्होंने जो आज़ादी की बात करी है, उन्होंने कहा है कि हमें आज़ादी चाहिए भारत में, भारत से नहीं, भारत में। मतलब भारत आज़ाद है, भारत के हम नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, और यहाँ पे जो हमारे अधिकार हैं उनको अगर दबाया जाएगा, उनको कुचला जाएगा, तो उससे हमें आज़ादी चाहिए। तो कन्हैया कुमार ने अपने अधिकारों के लिए आज़ादी की बात करी है अपने उस स्पीच में। जो टुकड़े टुकड़े गैंग इनको कहा गया है, तो वो झूठे आरोप हैं, और इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि जब आरटीआई के तहत पूछा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, तो होम मिनिस्ट्री ने बता दिया कि कुछ भी नहीं है टुकड़े टुकड़े गैंग। उसके अलावा अभी जो बड़ी पदाधिकारी हैं, रिसेंटली 2024 की ही बात है, अप्रैल 2024 में उन्होंने, जो जेएनयू की एक बड़ी पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जो बात है ये पूरी तरह से निराधार है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ आती है कि कांग्रेस जो एक कड़ी टक्कर अब देने जा रही है बीजेपी को, चुनाव में उफान आ चुका है, तो वो इसी आधार पे है कि उसने सोच विचार के अपने टिकटों की घोषणा करी है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे पुराने जो थे, जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, या फिर दूसरे दलों की यात्रा करके वापस फिर कांग्रेस में आए हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं हो रही, पूरे देश की बात हो रही है। दिल्ली की भी बात कर लें, हम अपने हरियाणा की भी बात कर लें, यहाँ फरीदाबाद सीट है, यहाँ पे भी तो कुछ लोग ऐसे थे, वो मान के चल रहे थे कि हम अगर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं तो हमें हमारी टिकट पक्की है, और इस तरह से दिल्ली में भी हमें यहाँ पे उत्तर पूर्वी जो ये सीट है वहाँ पे भी यही चीज़ देखने को मिली कि संदीप दीक्षित जी की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको भी ये लग रहा था कि क्योंकि उनकी माता जी ने चुनाव लड़ा था लास्ट टाइम वहाँ से, और इस टाइम उनको ये था कि भाई वो पहले क्योंकि रह चुके हैं, तो इस बार उन्हें उम्मीद थी कि फिर से उन्हें ही यहाँ से उनकी दावेदारी बनती है। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस को अगर जीतना है तो उसको एक युवा चेहरा लाना होगा, एक ऐसा चेहरा लाना होगा जो नई बात लेके आएगा, नए अंदाज से उस बात को रखेगा। और ये नया चेहरा नए जोश के साथ, नए अंदाज से अपनी बात को रखने वाला कन्हैया कुमार से बेहतर और कौन हो सकता था। ये कन्हैया कुमार आज जब अपना नामांकन भरने गया, तो ये कन्हैया कुमार किसी पजेरो में, लैंड रेंज रोवर में या फिर फॉर्चूनर में नहीं गया। ये कन्हैया कुमार एक बहुत ही निराली सी बात है, ये कन्हैया कुमार बैटरी वाले रिक्शा में अपना नामांकन भरने गया। तो ये एक दिल को छू लेने वाली बात है। बिहारियों की जो अस्मिता है उसको सम्मान देने वाली बात है, उसको मजबूती देने वाली बात है। उनके भाषण को भी आज सुना, उनके भाषण को सुना तो उसमें उन्होंने बात करी कि बिहारी को भारी बोलने वाली बात। तो ये जो इनको भारी बोला जा रहा है, ये अरविंदर सिंह लवली ने भी बोलने की कोशिश करी, औरों ने भी बोलने की कोशिश करी, और यहाँ तो ऊपर से जो रिंकिया के पापा हैं, इन्होंने भी कोशिश करी बाहरी बोल के इन्हें कमज़ोर करने की, जो इन्होंने कोशिश करी। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि मनोज तिवारी अगर कन्हैया कुमार को बाहरी बोल रहे हैं, तो जब ये यूपी में गोरखपुर से इन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सपा से, तो तब ये एक भोजपुरी सुपरस्टार थे जो कि अश्लील गानों में इन्हें हम देख सकते हैं, अश्लील और जो फूहड़ गाने होते हैं उसमें ये आते हैं, और वहाँ के ये कलाकार हैं। तो ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये क्या भारी नहीं हुए उस मायने से? उस हिसाब से तो ये भी भारी हुए। तो बाहरी का यहाँ पे कोई मामला नहीं है। और उत्तर पूर्वी सीट को बाहरी कहना, ये तो कुछ है नहीं। दिल्ली में तो सब आए ही बाहर से हैं। बाहरी होना या फिर स्थानीय होना, ये यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कन्हैया कुमार की बात करी जाए, ठीक है, बाहरी व्यक्ति नहीं थोपा जाना चाहिए, लेकिन कन्हैया तो बाहरी है ही नहीं। कन्हैया तो जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो इतने समय जेएनयू में पढ़े हैं, मुखर्जी नगर के पास ही नेहरू विहार में रह के उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी है इतने साल। तो जो बंदा इतने समय दिल्ली में रहा है वो बाहरी कहाँ से हो गया? उसको पता है यहाँ की समस्याओं के बारे में सारा कुछ, उसको युवाओं की समस्याओं के बारे में पता है। और जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है, वो भाषण मुझे लगता है कि उसकी काट किसी के भी पास नहीं होगी। जो इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, कोई उनके लिए कुछ बोलता है, कोई कहता है मुसलमानों की साइड लेते हैं। तो कन्हैया का नामांकन भरने के बाद जो आज भाषण था, उसको अगर सुन लिया जाए तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बार तो कृष्ण कन्हैया का नाम लिया, कितनी बार राम भगवान का नाम लिया,
और हिंदू धर्म की बात करी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी, संविधान की बात करी, प्यार प्रेम त्याग की बात करी, तो जो व्यक्ति इस तरह की बातें करता है वो देशद्रोही कहाँ से हो सकता है? वो भारत के टुकड़े करने की बात कहाँ से कर सकता है? तो ये सारे जो उनके अगेंस्ट बातें बोली गई थी, उनके खिलाफ, वो सिर्फ उनकी छवि को ख़राब करने के लिए बोली गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी बीजेपी ही ख़राब है, हो सकता है कि बीजेपी में भी कुछ अच्छे लोग हों, लेकिन इतनी बात है कि कन्हैया कुमार के सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो कम से कम दूध का धुला हुआ नहीं है, और वो कम से कम डिज़र्व नहीं करता है कि वो कन्हैया कुमार से ज़्यादा वोट लाए। तो यहाँ पे मुझे यही लगता है कि मनोज तिवारी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत के रूप में कन्हैया कुमार हमें अब देखने को मिल रहे हैं उत्तर पूर्वी सीट से। देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो जनता के हाथ में है कि वो अपने विवेक का प्रयोग कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में कन्हैया भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्हैया कुमार चुनाव बेगूसराय से भी लड़के आए थे 2019 में, सीपीआई से हार गए थे, और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे जोश के साथ लड़ रहे हैं, और उन्हें कोई डर नहीं है हार जीत का। वो एक नेता बनने यहाँ पे आए हैं, वो लोगों के दिलों पे राज करने के लिए आए हैं, और नेता बनने का जो उनका सफ़र है वो शुरू हो चुका है। आगे क्या गुल खिलाएगा ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना है कि अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो जिस शैली में कन्हैया कुमार ने बात करी है, अगर मनोज तिवारी उसका 1% भी होकर दिखा दें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस पर आपका क्या कहना है? कन्हैया कुमार के कैंडिडेचर के ऊपर आपकी क्या राय है? कन्हैया कुमार कितने भारी पड़ेंगे मनोज तिवारी पे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को अवश्य साझा करें। धन्यवाद।